स्टार्ट हो गया क्या? दोस्तों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आर्ट ऑन क्रिक के प्रयास से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। और यह संस्था दूर दराज के, एक तरह से कहा जाए, गुमनाम कलाकारों को, उनके प्रयासों को सबके सामने लाने का एक बहुत ही जो बेहद ज़रूरी काम करती है। साथ ही साथ यह भी है कि समाज में जो लोक कलाएं हैं, जो तमाम विधाएं हैं अलग अलग, और जिनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है, उनको सामने लाना, उन कलाकारों का हौसला बढ़ाना और हम सबको उनसे परिचित कराना, ये काफ़ी बड़ा काम है, बहुत बिखरा हुआ काम है। इसके लिए बहुत धीरज की ज़रूरत होती है और इसके लिए मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि यह काम इसी तरह बढ़ता रहे, साथी और जुड़ते रहें। आज का विषय है, और ये इनका एक प्रिय है आर्ट ऑन क्रिक का, कि कला समाज के लिए औषधि है। निश्चित तौर पर कला औषधि है, लेकिन इस बात को समझने और जानने में भी मुझको बहुत समय लगा। शुरू में जिस तरह से अपने आस पड़ोस जो समाज देखता था, लगता था सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। घर और आस पड़ोस की जो जानकारी होती थी, उसमें कहीं कहीं दिखता था कि हाँ भाई, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कोई किसी को सता रहा है, लेकिन कुल मिला के लगता था ठीक ही ठाक है। पहली बार जब शायद कक्षा 9वीं में था या 10वीं में था, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का एक संग्रह पढ़ने को मिला और तब समझ में आने लगा कि हाँ, समाज ये है, जो हम ऊपर से देखते हैं ठीक ठाक है, वैसा है नहीं। और फिर तमाम चीज़ें दिमाग में आने लगी, कमियां दिखने लगी, और ये भी कि इसके लिए किस तरह से प्रयास हो। बचपन था, फिर भी लगता था कि हाँ, कैसे हम किसकी मदद कर सकते हैं। तो ये जो मानस बनाने का और बदलने का या संवेदना जगाने का काम ये कला करती है, और इतने धीरे धीरे करती है कि पता बिल्कुल नहीं चलता है। पता लगता ही नहीं कि कब आप बदल रहे हैं, किस तरह से बदल रहे हैं, ये नहीं पता चलता। तो ये विशेष बात है। उस तरह अगर आपके इंजेक्शन लगे तो समझ में आता है कि हाँ भाई, इंजेक्शन तेजी से चढ़ता जा रहा है, लेकिन कला का जो इंजेक्शन होता है वो इस तरह का होता है कि पता ही नहीं चल पाता और आप एकदम से बदल जाते हैं। शुरू में जो मेरा जुड़ाव रहा वो जेपी आंदोलन से प्रभावित था मैं, और उस समय यही दिमाग में रहता था कि जहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ संघर्ष करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, बजाय बैठ के कविता लिखना, पेंटिंग करना, ये करना। ये दिमाग में पहले था। और ये भी था कि भाई, हम जन संगठन के लोग हैं तो ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, समाज की ज़्यादा ज़रूरत है जिस काम की वो कर रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई, कला और संघर्ष, रचना और संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ये काफ़ी बाद में हमें ध्यान है कि बनारस में, सारनाथ में विकास भाई उस समय हुआ करते थे, तो वो एक बड़ा आयोजन किया करते थे 10-12 दिन का, और उसमें देश के दूर दूर से तमाम संगठनों के लोग, जन संगठन के भी लोग होते थे, आंदोलन करने वाले लोग भी होते थे, और रचना करने वाले संगठन के भी लोग होते थे, कलाकार लोग भी होते थे, हर विधा के। तो उनका एक संगम हुआ करता था। जैसे इलाहाबाद में कुंभ मान लीजिए धार्मिक होता है, तो वो इस तरह का समाज परिवर्तन से जुड़े
और उस तरह के जो लोग सोच रखते थे, उनका वो बहुत बड़ा संगम हुआ करता था। वहाँ जाके जब संपर्क होता था, बातचीत होती थी, उनकी जो तड़प देखते थे तो लगता था कि भाई क्या फ़र्क है। और कहीं कहीं लगता था कि शायद हम लोगों से, संघर्ष वालों से, कहीं इनके काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादा समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं। ये धीरे धीरे नज़र आई कि जो चीज़ें लंबे भाषण से, बड़ी उससे हम नहीं कह पाते, वो 2 लाइन के दोहों में एक बढ़िया सा चित्र बना के, एक बढ़िया सी कहानी कह के, एक छोटा सा गीत बना के कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से कह पाया जा रहा है। और फिर इसको सिंगरौली में भी जब वहाँ पे विस्थापन से जुड़े आंदोलन, जल जंगल ज़मीन से जुड़े दलित आदिवासियों के संघर्ष से जुड़ने में उनसे कंधा से कंधा मिलाकर जब मौका मिला, तब समझ में आया कि वास्तव में आर्ट मेडिसिन है। महिलाओं के बीच जब देखा कि वहाँ तो भाषण व तमाम चीज़ कोई गुंजाइश ही नहीं होती, वो अपनी बात भी जब कहेंगी तो गीत से कह देंगी, नाच के कह देंगी, और ये जो संदेश है, ये जो मैसेज जाता है, ये कहीं ज़्यादा अंदर तक दिल में उतरता है। और ये समझ में आया, भाषा का भी सवाल समझ में आया कि भाई खड़ी बोली की सीमा भी वहीं समझ में आई सिंगरौली में, कि एक लेवल तक जो पढ़ा लिखा तबका है वहाँ तक तो ठीक है, समझ में आदान प्रदान हो जाता है खड़ी बोली में, लेकिन थोड़ा और आगे जब हम बढ़ते हैं और फिर वही आई जब महिलाओं की बात आती है तो ठीक है, सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन उतने अच्छे ढंग से शायद वो अपनी बात नहीं कह पाती जितना वहाँ पे महिलाएं भोजपुरी में कहती थी। और तब लगा कि जब मैं भी उसी तरह से जब उनसे बात करूँगा तो चीज़ें और खुलेंगी और निकलेंगी। और तब मेरा शुरू हुआ भोजपुरी सीखने का। नहीं कोई दूर दूर तक नहीं था, हम तो अवधि वाले हैं, हमारे लिए तो एकदम नई चीज़ थी, अलग भाषा थी, नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे धीरे वो एक तरह से कहते हैं खुलता गया, खजाना खुलता गया भाषा का। तो मैं ध्यान से उनकी बातें सुना करता था, महिलाएं, आदमी, बूढ़े, बच्चे जो बताते रहते थे उसको नोट किया करता था। और फिर उसके बाद, उस मीटिंग के बाद कोशिश करता था कि उसको थोड़ा सा, जैसे लोहार नहीं होता कि मिस्त्री लकड़ी को ठोक ठाक के फिट करता है, तो उसको एक कविता के रूप में, उस तरह गाने के रूप में, गीत के रूप में लिखने की कोशिश करता। और उसके बाद जब उन्हीं को सुनाता था वहीं पे, तो कहते हाँ हाँ ये तो ठीक है बात, ठीक है बा भाई, बिल्कुल ठीक है कहला जाए भैया। तो वो जो समझ में आया, तब समझ में आया कि दोनों एक दूसरे के बिना रचना और संघर्ष बिल्कुल अधूरे हैं। ये गुमान रखना कि हम संघर्ष वाले लोग हैं, आंदोलन वाले लोग हैं, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रचना में भी उतनी ही ताकत है, क्योंकि विचार की शुरुआत तो वहीं से होती है ना भाई। काम हम कब करते हैं? जब मन में विचार आता। बिना विचार उठे तो हाथ हिलेगा ही नहीं, पैर चलेंगे ही नहीं। तो उस विचार को बढ़ाने का, उस विचार को मन के अंदर दया का, मन के अंदर सेवा का, मन के अंदर जो समाज की विकृतियां हैं उसके खिलाफ ये देखने का कि एक तरह से गुबार, एक तरह से जो आक्रोश जगाने का काम तो कला ही करती है। हम जब मूर्तियों को देखते हैं लगता है अरे ये तो बोल देंगी। पेंटिंग देखते हैं तो लगता है हाँ भाई तो कितनी बढ़िया बात कहा है, कितना तमाम तरह की जो उजागर हो रही तमाम चीज़ें जो हम नहीं समझ पा रहे, तो वो एक चित्र में दिखा दिया। आज भी याद करिए, जो हमारी उम्र के होंगे उन्हें पता होगा कि जब गांव में आल्हा होता है तो टिड्डा से टिड्डा आदमी फड़क जाता है। ये कहाँ से आता है? जब हम सुनते हैं कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो देखिए खून खौल जाता है कि हाँ भाई अंग्रेज इस तरह लुटेरे थे, बिल्कुल लड़। तो ये जो तमाम तरह के विचार हैं, और ये सही है कि कला हमको सोचने, समझने और
तमाम तरह की प्रेरणाएं देती है। अहिंसक समाज बिना कला के हो ही नहीं सकता। और दूसरी चीज क्या है, आप देखिए भाई, तमाम तरह की जो चीजें हैं, समाज में विकृतियां हैं, वो आती कहां से? पैसे का लोभ, चालाकी, संपत्ति का संग्रह। आलोक शुक्ला जी सादर अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार। आलोक जी नमस्कार। मुझे थोड़ा सा अब 65 पे चल रहा हूँ, तो दिखने में भी दिक्कत होती है और सुनने में भी थोड़ी समस्या है, तो आपको बहुत बहुत नमस्कार जुड़ने के लिए। तो ये जो कला है, ये हमारे अंदर संवेदना पैदा करती है, हमें संवेदनशील बनाती है, हमें देखना सिखाती है और फिर हमें उस विचार के अनुसार चलना सिखाती है। आज भी जब हम रसखान के सवैया पढ़ते हैं, गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ते हैं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं, कबीरदास को पढ़ते हैं, तो वही तो बताती है भाई, जो कोरोना ने अभी समझाया है कि सब चीज़ रखी की रखी है आपकी, आप घर में बंद हो। ये तो कब से कह रहे हैं कबीर साहब, रहीमदास कब से हमको बता रहे हैं। ये क्षमता तो है, और उनके बताए रास्तों पे चल के समाज का कितना भला हुआ है, कितने लोगों ने पूरी अपनी ज़िंदगी उस रास्ते पे चलने में लगा के समाज की सेवा में लगा दी। ये ऐसा तो नहीं, ये कला ही तो है। कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं, गीत जब हम सुनते हैं, तो ये कला ही है जो हमको कहा जाए कि एक कहते हैं होमियोसैपियंस से हमको इंसान बनाती है। क्या फर्क है भाई? कहते तो हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, जो इतना चंचल होता है कि एक मिनट कहीं रह नहीं सकता, वहां से उठा के इंसान बनाना ये कला का ही काम है। और जब से मनुष्य धरती पे आया, तब से कला साथ उदाहरण मिलते हैं। पुराने पुराने भीत चित्र, न जाने कब के इतने पुराने, लाखों साल पुराने जो चित्र मिलते हैं, वो क्या बताते हैं? यही कि ये जो इतना बदलाव आया, वो कला की वजह से ही आया। तो निश्चित तौर पे, और ये भी देखें कि भाई समाज में सबसे ज़्यादा हिंसा, लूटपाट किन्होंने की? सत्ता के लोभी, शासक वर्ग, लुटेरे, ठगी का काम किन्होंने की? उनमें अगर देखा जाए तो वही लोग रहते हैं जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता है। और उधर आप कलाकारों को देखिए, साहित्यकारों को देखिए, इनका जीवन देखिए, सादगी, सरलता की बात ये आती कहाँ से? एक सवाल आ रहा है कि आप एक कार्यकर्ता रहे, ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं, हाँ। और लेकिन रचना धर्मिता की ओर आप कैसे मुड़े उस? हाँ, यही हम बता रहे हैं कि ये समझ में आने लगा कि संघर्ष और रचना एकदम अलग चीज़ नहीं, और उन्हीं के बीच में बैठ के उनकी बातें सुन के, और फिर जब कहीं एक दो लाइन लिखते थे उस तरह की कविता के रूप में, तो उधर से जो प्रोत्साहन मिलता था, वो जो एनर्जी थी, वो जो मेडिसिन थी, उसने हमको इधर झुकाया, उसने झुकाया। कोई पुरस्कार की बात नहीं कि कोई पुरस्कार, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जब लोग कहते हैं हाँ अरे बहुत बढ़िया जय भाई, ठीक तो है, यही बतिया तो हम कहते रहे, तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक। प्रवीण सिंह भैया बोल रहे हैं कि आपकी कविताएं पढ़ता था, आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है। प्रवीण भाई, ये जो है सौभाग्य हमें भी मिल रहा है कि इतने लोगों से हम बात कर पा रहे हैं, नहीं तो हम तो एकदम अज्ञातवास में ही रहे हैं। आंदोलन का मैं बिल्कुल अदना सिपाही रहा,
तो ठीक है, वहाँ सिंगरौली में कुछ लोग मिल जाएंगे जो जानते हैं, अभी भी याद करते हैं, फ़ोन आते हैं, लेकिन बाकी हिंदुस्तान और दुनिया के लिए मैं गुमनाम रहा हूँ। तो ये सब साथियों का, कलाकारों का ही देन है कि आज आपसे बात करने का, आपकी बात सुनने का हमको भी मौका मिल रहा है, आपके सामने बैठ के अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो ये आर्ट एंड का तो है ही। अजीता द्विवेदी जी आपको हाँ, वो कह रही है आभार प्रकट करते हैं। अजीता जी नमस्कार आपको, और चाहेंगे कभी हम लोग इस तरह कहीं पे मौका हो तो आमने सामने में बैठ करके बात करें तो शायद ज़्यादा होगा। ये फ़ोन में तो बहुत सीमित ही होता है, एक तरफा कह लीजिए बात होती है। तो मेरी भी इच्छा रहती है कि बैठ के सब साथियों को सुने। हमारे पास तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, न पढ़ने का ज़्यादा अवसर मिला, न कोई डिग्री है। हमारे पास तो ये श्रुति परंपरा वाली ही है जो हम सब जगह बैठ के मीटिंगों में लोगों से, और अच्छे जो संघर्ष के साथी थे उन लोगों से बैठ के जो सुनने को मिला या उनको देख के जो सीखने को मिला, तो हमारे पास तो श्रुति परंपरा वाला ही है। कोई सिद्धांत कुछ नहीं, जो देखा जो सीखा लोगों के बीच में उसी के बारे में। तो ये मैं चाहूँगा कि हाँ, फिर कभी मौका मिले। अब ये ज़रूर सीमाएं हैं कि उम्र की भी सीमा है और उस तरह के बंधन भी हैं कि इतना नहीं हो पाता, लेकिन ललक तो लगी रहती है कि भाई लोगों के बीच में बैठ के, कलाकारों के बीच में बैठ के, आंदोलन के साथियों के बीच में बैठ के बातचीत करने का मौका मिले, ये इच्छा तो रहती है। तो आज कम से कम इसी बहाने थोड़ा सा ही सही एक हुआ है, तो ये हमारे लिए तो टॉनिक है औषधि से ज़्यादा। तो और फिर उसके असर भी हमने देखे कि जब ये इस तरह के हम लोग छोटे छोटे प्रयोग करने लगे सिंगरौली में भी, कि नुक्कड़ नाटक करना, उसमें हम मदद देते थे अपने साथियों की, जैसे कानपुर के जन चेतना कला मंच के साथी आ जाते थे हमारे साथ, और दिल्ली के प्रतिध्वनि संस्था से दादा आ जाते थे, तो उससे भी सीखने को मिलता था। शिवा का सवाल है कि आज की परिस्थिति किस ओर जा रही है, क्या उसको भी कला से सुधारा जा सकता है? निश्चित तौर पे देखो, ये चुनौती तो हमेशा ही रही है, ये आज की परिस्थिति नहीं। जरा याद करो परिस्थिति कब नहीं थी, इमरजेंसी लगी थी तो भी तो यही परिस्थिति थी, उसके बीच में भी हम लोग काम करते थे और साथी लोग, हमारे सीनियर लोग काम करते थे, यही सब तरीके हुआ करते थे। तो ये हमेशा, और कला हमेशा, कला की भूमिका आगे भी रहेगी। ये उसकी भूमिका हमेशा रही है, नहीं कि ये आज है। जब भी परिस्थितियां होंगी, खिलाफ होंगी, जब भी ज़रूरत होगी, तो ये कला ही, विचार ही बदलेगा, और तभी तो आदमी उसके खिलाफ खड़ा होगा, बोल पाएगा कि हाँ भाई ये गलत है। अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी आए तो उसमें भी था कि उस तरह के गीत लिखे जाते थे, उस तरह के लेख लिखे जाते, उस तरह की चीज़ें होती थी कि उनके अंदर इतना साहस आता था कि भाई फांसी पे चढ़ जाएंगे, हंसते हंसते चढ़ गए भगत सिंह। इमरजेंसी में भी इतना ज़बरदस्त जो खिलाफ जनमानस उठा कि वापस लेना पड़ा इमरजेंसी, चुनाव हुए, कि यही सब देने तो हैं। केवल वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था, जो जमीन बनाने का काम करते हैं, जैसे जमीन में जो केचुआ होता है वो मिट्टी को कितना भुरभुरा बनाता है, उसकी भी अहम भूमिका। केवल ट्रैक्टर से जुताई ही नहीं काम करती। तो ये जो कला काम करती है, शांत रह के, बिना जिंदाबाद मुर्दाबाद किए जो काम करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ें हमने किताब से नहीं पढ़ा, ये हमने वहाँ पे सिंगरौली में देखा, उससे रूबरू हुए। तो फिर उस तरह हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। अब वो उस तरह की विधा तो नहीं थी कि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट थे, पर वहीं में बैठ के तुरंत बातचीत होती थी। अच्छा भाई लड़का कार्ड वाले पे बात करना, अच्छा घरेलू हिंसा कानून आया इस पर बात करना। तो वहीं पे जो महिलाएं बैठती थी, गांव के आदमी बैठते थे, उन्हीं से चर्चा होती थी, और उन्हीं में से कलाकार भी निकल आते थे। प्रवीण भैया का सवाल है कि कला दुख और संघर्ष से उपजती है या सुख और सफलता से? क्योंकि उनके कोई मित्र हैं, वो कहते हैं कि जीवन के संघर्षों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो कला की ओर किस तरीके से रुझान होता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत बढ़िया है, पर ये एक तरह से बौद्धिक सवाल है, ये हम लोगों के लिए तो नहीं है। फिर भी कोशिश करते हैं, हम तो जमीनी आदमी हैं, कि कला जन्मती तो संघर्ष दुख से ही है। पर अब ये कहा जाए कि सुख से बिल्कुल नहीं होती, तो ये भी बड़ा मुश्किल लगता है।
ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। पर ज़्यादातर भाई पहली जो कविता कही जाती है वाल्मीकि की, वो जब निषाद ने क्रौंच को वध किया था, वहाँ से उनके मुंह से अनायास निकल आया माँ माँ निषाद। तो जन्मती तो है ही दुख कला से। और ये कहें कि दुख से वो अवसर ही नहीं मिलता कला रचना के लिए, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। वो चीज़ें निकलती हैं, अपने आप आने लगती हैं। और फिर ऐसा अगर ये सोचे कि जब ये सब व्यवस्था हो जाएगी अच्छी, उसके बाद हम रचना करेंगे, तो मान लीजिए कि वो समय कभी आएगा नहीं। इसी खटर पटर में एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बता दें कि एक किसान था, वो घोड़े पे चढ़ा जा रहा था, एक घुड़सवार था। अब एक किसान राहट लगाए, वो सिंचाई कर रहा था, तो उसने कहा भैया घोड़ा को पानी पिला दे। कहा हाँ भाई पिला दो। तो अब वो घोड़ा आगे जाए तो राहट में चूं 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 पानी गिरे आवाज़, वो पीछे हट जाता था। तो उसने कहा भैया घोड़ा हमारा पी नहीं पा रहा, तुम जरा राहट बंद कर दो तो हम पिला दें। उसने कहा देखो इस खटर पटर में ही घोड़ा पिए तो पिए, अगर राहट बंद हुआ तो पानी बंद हो जाएगा। तो यही है भैया कि इन्हीं परिवेश में, इसी खटर पटर में ही रचना निकलती है और कलाएं जन्म लेती हैं और कला चलती रहती है। कौन सा परिवेश आप ढूंढेंगे कि भाई जब सब बिल्कुल पेट फुल हो जाए, सारी समस्या खत्म हो जाए, तब हम रचना करेंगे? कोशिश करके देख लीजिएगा कैसी रचना होती है। तो ये चलता रहे। तो जब हमारे साथी वहाँ पे आए, इलाहाबाद से भी साथी आ जाते थे, नाटक ग्रुप आता था, और कभी सम्मेलन हो या उस तरह के वर्कशॉप होते थे तो हम लोग वहाँ बैठते थे, उनसे सीखते थे। गांव के भी हमारे सब साथी, बच्चे, महिलाएं, आदमी होते थे। फिर वो लोग जो है बता के चीज़ें, उसके बाद फिर नाटक करवाते थे, उसके बाद हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे। बाद में तो यहाँ तक आदत पड़ गई कि मीटिंग में लोग इंतजार करते थे कि भैया कब भाषण होई, और हम लोग नुक्कड़ नाटक पे ही सारी बात, अच्छा भैया इसके आगे फलाने भाई सुनिए, इसके बाद फला बहनें सुनेंगी, इसके बाद ये आएंगी, ये कह कह के लोग इंतजार करेंगे, अच्छा भैया अब कब हो गया, खत्म, सब बात हो गई। तो वो इस्तेमाल होता था कि जरूरत नहीं पड़ती थी बोलने की, भाषण करने की, केवल नुक्कड़ नाटक से ही, गीत कहानी से। सम्मेलन भी इस तरह होते थे गांव इस तरह के कि रात भर ढोलक बजे, बात हो, सब लोग उसी में आके अपना गाने के रूप में गाएं, बात हो, सारा हो गया, बात खत्म। अब इंतजार कर रहे हैं कि भाषण कुछ नहीं। यही तो है कला, यही तो बताती। तो इस लिहाज से शुरू से ही जो चीज़ें नहीं समझ में आई थी, वो वहाँ पे ज़मीन पे जाके चीज़ें समझ में आई कि हाँ भाई कला का महत्व क्या है और कलाकारों का भी क्या महत्व है। कलाकार ऐसे तो नहीं बनता है, हर आदमी कलाकार नहीं बन सकता। कहीं न कहीं उसके अंदर भी जब संवेदना है, दर्द है, पीड़ा है और समाज के प्रति उसका जुड़ाव है, तभी तो कला जन्म लेती है। तो इस तरह से दोनों सिक्के के, जैसे कहते हैं, दो पहलू होते हैं। तो रचना और संघर्ष सिक्के के दो पहलू, और एक के बिना अब कह सकता हूं कि दूसरा अधूरा है। केवल संघर्ष की बात कहां तक करेंगे? संघर्ष में भी तमाम पड़ाव आते हैं, देखा है। तो फिर लगता है कि अब क्या किया जाए भाई? तो ये कला, इस तरह की चीजें फिर हमको अगले पड़ाव पे जाने के लिए ऊर्जा देती, और उनसे हम एक बड़े समाज से जुड़ पाते हैं। कहीं कहीं कला के जरिए ऐसे भी लोग जो सीधे तौर पे, जिनको हम कहते हैं कि संघर्ष में हमारे साथ नहीं हैं और शायद किसी स्तर पे सहमत भी नहीं है, वो भी कला के माध्यम से जुड़ते हैं और एक दूसरे के पास आने का, समझने का समय मिलता है और एक दूसरे के विचारों में
बदलाव भी आता है, हमको नए साथी मिलते हैं। तो अब इसको किस तरह से कहा जाए, ये मेडिसिन नहीं है, ये मेडिसिन ही है कला। और इसके लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आपका एक गीत था लाओ पिया सोन मछरिया, हाँ। उस गीत की रचना कैसे की आपने, उसके पीछे? अच्छा, ये भी बड़ी मज़ेदार बात हुई कि उस समय कहीं मीटिंग में ही चर्चा आई थी, किसी साथी ने बताया था कि एक नदी है वो जिंदल को बेच दी गई, झारखंड के साथियों ने बताया था कि नदी जिंदल को बेच दी गई, और वो वहाँ पे लोगों को उसके आसपास के इलाके में, जो इलाका उनका रहा होगा, वो मछली नहीं मारने देते हैं तमाम। और फिर यहाँ भी हमने देखा था सिंगरौली में भी कि रिहन बांध का ठेका, पहले तो कोई भी बांध से जाके मछली मारता था, वो ठेका उठा दिया जाता था। अब ठेकेदार जो होगा वो तो भाई तमाम तरह के उनके पास गुंडे रहते हैं और राजनीतिक रूप से सशक्त लोग होते हैं, तो वो हालत ये होती थी कि जिनको मछली पकड़ते देखें पकड़ ले, मारें पीटें, बड़ा अत्याचार करते थे। तो तभी दिमाग में आया कि भाई कल के कि सोन नदी भी क्यों किसी कारपोरेट को दे देंगे। तो अब सोन नदी के किनारे जो लोग बसे हैं, जो जिनका जीवन यापन वहाँ की मछली से होता है, होगा क्या। तो वहीं एक गीत बना था कि पत्नी कहती है कि लाओ पिया सोन मछरिया जियरा ललके हमार, तो आदमी कहता है कैसे लाऊं रानी मछरिया नदिया गैल बिकाए। वहाँ से ये गीत आया था। उसकी कुछ लाइनें अगर आप सुनाना चाहें तो। ठीक है। लाओ पिया सोन मछरिया जियरा लल के हमार, जियरा लल के हमार, लाऊं रानी कैसे मछरिया नदिया गईल बिकाय, नदिया गईल बिकाय, लाओ पिया सोन मछरिया जियरा लल के हमार, जियरा लल के हमार। बाकी की लाइन याद नहीं है। नीरज जी कह रहे हैं कि ये गीत जब सुनता हूँ तो आंसू आ जाते हैं, ये गीत उन्हें। हाँ, तकलीफ की बात ही है कि भाई अब मछली भी ना हम खा पाए, हर चीज पे अंकुश हो, तो जिंदगी का क्या मतलब है। हर चीज पे पहरा लग जाए, कि सांस लेने पे भी पहरा लग जाए, बात करने पे भी पहरा लग जाए, तो फिर जिंदगी क्या रह जाएगी, नरक रह जाएगी। पर इसी के खिलाफ तो आवाज उठाने की बात है। और इसमें मछुआरन कहती है कि हम छोड़ेंगे नहीं अपना घर जमीन, नदी छोड़ेंगे नहीं, हक नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान रहे या जाए। तो ये बात, ये गीत सुनाते थे जब, तो इतना लोगों को लगता था कि शायद वो भाषण से तमाम चीज़ें कह कह के भी हम नहीं कह पाते जी, ये 4 लाइन के गीत कह दिया करता था। एक और याद आ गया कि वन विभाग वाले भी, जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे पुलिस से ज़्यादा आतंक वन विभाग का रहता है, बहुत अत्याचार होता है। जंगल में लकड़ी लेने जाए सूखी तो तंग करना, तमाम तरह से घर में घुसाते, अरे कहाँ से लकड़ी तुम ले आए, ये वो। तो पुलिस से ज़्यादा आतंक वन विभाग का रहता है। और भ्रष्टाचार का आलम ये कि जंगल जो कटे हैं वो आदिवासियों ने नहीं, वन विभाग बनने के बाद जंगल कटा है, जंगल नष्ट हुआ है। तो उसके लिए एक गीत था जो महिलाएं बहुत गाती थी, जब जंगल लकड़ी लेने जाएं तो उसके बाद वापस आती थी तो चौकी पड़ती थी वन विभाग की, तो हाँ वो जरूर सुनाती थी। अब वो दांत पीस के रह जाते थे जंगल विभाग वाले कि बन रखा रंजर मुंशी, बन रखा रंजर मुंशी, सारा वन विभाग देखो बनवा लूटत बा, हो हाँ हाँ बनवा लूटत बा, लागा लागा हो गोहार
चोरवा बनवा लूटत बा, लागा लागा हो गोहार, चोरवा बनवा लूटत बा। बन रखा मुंशी रेंजर सारा वन विभाग मिलके बनवा लूटत बा, हो लागा लागा हो गोहार, चोरवा बनवा लूटत बा, लागा लागा हो गोहार, चोरवा बनवा लूटत बा। और जवाब देते हैं उनको कि राम का जंगल लागे राम के हम हूँ भाई, राम का जंगल लागे राम के हम हूँ भाई। कहाँ से लुटेरी हथियारी ये सरकार आई, कहाँ से लुटेरी हथियारी ये सरकार आई। कनुनिया बना के हमके, कनुनिया बना के हमके, दिलस निकार मिलके बनवा लूटत बा, हाँ हाँ बनवा लूटत बा, हो लागा लागा हो गोहार, चोरवा बनवा लूटत बा, हो लागा लागा हो गोहार, चोरवा बनवा लूटत बा। इस तरह के खूब गीत बनते थे। प्रवीण भैया का एक और हाँ, सवाल था हाँ। कि सच और रचना धर्मिता से, कला से जो सरकार है वो हमेशा डरती है, तो क्या कभी कुछ इस तरीके की समस्याएं आपको भी उसका कभी सामना करना पड़ा ऐसे खरे सच को सामने रखते हुए? भाई प्रवीण भाई, ये आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, ये आता है ना अपने यहाँ पुराण में कि कोई थोड़ा सा भी तपस्या करे तो इंद्र की पुलपुली कांप जाती थी, उसका सिंहासन हिलने लगता था। वही हालत सरकारों की होती, और ये हर सरकार के साथ, हर सरकार के साथ, कि जहाँ उनको लगता है कि उनके हित पे चोट हो रही है, लोग उठ खड़े हो रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है, तो फिर सरकार, कोई सरकार हो, सरकार रहती किसके पक्ष में रही है? तो देखिए, हमेशा ताकतवर के साथ सरकार रही। कहते हैं गरीब का वोट देने जब आएंगे तो गरीब की बात करेंगे, सब करेंगे, कि हकीकत सब कोई जानता है कि कारपोरेट के हाथ में सरकार रहती है, उनके इशारे पे नाचती है। सिंगरौली में तो नंगा नाच हमने देखा है कि कारपोरेट की जब शिकायत होती थी तो सीधे वो दिल्ली, स्टेट कुछ नहीं, एनटीपीसी वगैरह इतनी ताकतवर संस्थाएं कि सीधे दिल्ली हो और उसके बाद में डंडा पड़ता था यहाँ हम सब लोगों पर। ये पूरा दौर ही चला, एक दो घटने की बात नहीं, ये बराबर चलता रहा, हम लोग इसके आदी हो गए थे। तो ये दमन तो है, कोई भी सरकार होगी, ये स्वरूप ही सरकार का है। शिवा का एक सवाल है कि आपके संघर्ष के समय में क्या कभी कोई ऐसी परिस्थिति आई है जब आपका मनोबल टूटा हो, उस समय फिर आपने क्या किया? ये स्थिति बराबर आती है, और ये हमने जो बात कहा, रचना और संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं, ये तभी समझ में आती है। नहीं, हम तो छनहन बैल की तरह थे और मानते थे कि भाई काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बाकी कविता लिख देना, चित्र बना देना, फुर्सत में बैठे हैं, भरे पेट वाले हैं, आराम से एसी में बैठे हैं, ये आते कहाँ हैं, ये कहाँ निकलते हैं, ये धूप क्या जाने, ये पुलिस का डंडा क्या जाने, ये फितूर, ये दिमाग में गलतफहमी थी। ये तभी समझ में आता है, उस समय कला ही संजीवनी का काम करती है, ताकत देती, विचार देती, और उससे हमारा संपर्क या जुड़ाव बहुत बढ़ता है। दूर दूर तक लोग बात सुनते हैं, समर्थन देते हैं, बात हमारी सुने। तो भाई सरकार के पास तो तमाम साधन है, मीडिया है, प्रेस है, सब चीज़ें हैं, बदनाम कर देते हैं, अरे ये तो फलाने लोग हैं, अरे ये तो ढिकाने लोग, अरे ये तो ये जो कला हमारी है, ये हमको समाज के बृहत्तर समाज से जोड़ती है और उससे हमको ताकत मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हताशा निराशा क्यों नहीं आती, भाई हम भी इंसान हैं। देखते इतनी बड़ी ताकत, एनटीपीसी वाले शुरू में कहते थे कि भाई हम इंजीनियर हैं, हमारा काम चिमनी से धुआं निकालना है, ये पुनर्स्थापन वगैरह हमारा नहीं, ये जाओ भोपाल से बात करो। गेट पे खड़े होके ज्ञापन भी कोई नहीं देता था, और फिर ये लगता था कि भाई अब कहाँ जाएं, भोपाल कैसे जाएंगे, साधन कहाँ है। तो
फिर यही चीज़ें धीरे धीरे ताकत जब बढ़ाती हैं, समाज की ताकत, समाज का सहयोग हमको मिलता है, लोग और बड़ी ताकत में जब जुड़ने लगते हैं जिनका सीधे कोई विस्थापन से जुड़ाव नहीं है, व्यापारी हैं और लोग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग, जब वो आ जाते हैं कि नहीं बात तो सही हो रही, तो फिर उनको भी लगता है, डर लगता है, और फिर तब वो बात करते हैं। और फिर तय नहीं हुआ, फिर तो वर्ल्ड बैंक को झुकना पड़ा, NTPC झुकी, तमाम चीज़ें हुई। तो निश्चित तौर पे तभी हम कहते हैं, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, ये हमारे जीवन में आया कि हाँ भाई रचना जरूरी है, मेडिसिन है। हम जैसे चोट खाए लोगों के लिए जो संघर्ष में लगे हैं, ये बिल्कुल मेडिसिन है, और हर आंदोलन का कार्यकर्ता ये समझता है, जानता है। संदीप श्रीधर जी को आपका वो जो गीत अभी चुरवा मनवा टूटत हुआ वो बहुत अच्छा लगा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं से ताकत मिलती थी। ये गीत को जब हम जाते थे गांव में, तो बच्चे गांव के वो खेतों में खड़े खड़े गाते रहते थे, तो लगता था कि नोबेल पुरस्कार तो हमको मिल गया भाई, अब क्या ज़रूरत है किसी पुरस्कार की। तो सही बात है, ये मेडिसिन है जो तमाम तरह के, कहिए ना कि भाई हताशा में भी, निराशा में भी ना आने पाए, और जो सक्रिय रखी, जो 30 साल का अवसर मिला सिंगरौली में, निश्चित तौर पे इसकी बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसको शब्दों में कहना मुश्किल है। शिवा, संघर्ष के समय के कोई गीत को चाहते हैं कि आप कोई गुनगुनाए, कोई गीत संघर्ष के समय का, अगर कोई याद वो गीत संघर्ष के गीत? हाँ, संघर्ष के शिवा गीत सारे संघर्ष के ही हैं। फुर्सतिया गीत तो अब यहाँ पे इंदौर में आके अच्छे से खा के दोनों टाइम बढ़िया कॉलोनी में टहल के अब जो गीत देख रहे हैं ना, ये फुर्सतिया भरे पेट वाले गीत हैं, इनमें संघर्ष की कहीं बातें नहीं, और करेंगे तो बेईमानी की बात होगी। कि सारे उस दौर के जो गीत हैं वो तो कहीं संग्रह ही नहीं हुए। कुछ यही लोग कहीं लिख देती थी, गुड्डन और तन्नू तो बचे हैं, नहीं तो उस दौर के सारे गीत जो है संघर्ष के ही हैं। एक लाइन है कि गीत संघर्ष के आओ गाते चले, गीत संघर्ष के आओ गाते चले, नारों से आसमां को गुंजाते चले, नारों से आसमां को गुंजाते चले, मांगने से न मिलता है हक जान ले, मांगने से न मिलता है हक जान ले, ठोकरों से रुकावट हटाते चले, ठोकरों से रुकावट हटाते चले, गीत संघर्ष के आओ गाते चले, नारों से आसमां को गुंजाते चले, मर्द औरत के रिश्ते बराबर के हो, मर्द औरत के रिश्ते बराबर के हो, भेद अपने घरों से मिटाते चले, भेद अपने घरों से मिटाते चले, गीत संघर्ष के आओ गाते चले, नारों से आसमां को गुंजाते चले। बहुत गीत हैं इस तरह के। और क्या जाता है ललनुआ वाला नहीं, जागा जागा हिंद के, हाँ हाँ वो वाला। जागा जागा हिंद के ललनवारे, जागा जागा हिंद के ललनवारे, मैया पुकार रही कब से, जागा जागा हिंद के ललनवारे, मैया पुकार रही कब से, 200
बहिया रे, मैया पुकार रही कब से, 200 करोड़ भइल बहिया रे, मैया पुकार रही कब से। तो ये गीत का भी है कि ये गीत उस समय लिखा था जब आबादी 100 करोड़ हुई थी। तो उस समय अखबार पढ़ रहे थे, मार हल्ला मचे चारों तरफ, अरे 100 करोड़ आबादी हो गई, आबादी की वजह से ही तमाम समस्याएं हैं ये दुनिया भर। हमारा ये तर्क था कि भैया 200 करोड़ हाथ भी तो हुए हैं, अगर इन हाथों को काम मिले, पूंजी बनती कहाँ से? पूंजी श्रम से ही बनती है। तो अगर हमको श्रम करने का पूरा मिले, हाथों को काम मिले, तो हमारे पास इतनी पूंजी हो जाए कि हमको वर्ल्ड बैंक से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा हो रहा है, हाथ को काम न मिलेगा, बाहर से हम पूंजी ले आएंगे कर्जा लेके, और उसके बाद ब्याज भरने तक की हमारी स्थिति नहीं होती। तो इसमें ये गीत आया था कि भाई 200 करोड़ बाँ हुई, काम तो इनको चाहिए ना भाई, काहे को हम कर्जा मांगे दूसरे से। ये उस दौर का था। एक सवाल पूछा है संदीप जी ने कि आपकी रचनाओं में बच्चों के योगदान के बारे में बताएं कि माँ तुम कैसी थी बचपन में, ये किताब कैसे आई, और बच्चों के लिए गीत लिखना कैसे शुरू किया आपने? बच्चों के लिए गीत लिखना तो इंदौर में ही शुरू हुआ है, देखो। और ये इस तरह हुआ कि टिमटिम से शुरुआत है। ये सारी जो है ये टिमटिम और उसके बाद कान्हा की देन है। वहाँ पे असल में अवसर ही नहीं मिला हमको, और दिमाग भी नहीं था उस समय। तो वही जो चीज़ें वहाँ सुनते थे, घूमते थे, आंदोलन संघर्ष, उसके ही सारे गीत रहे हैं। वहाँ शायद एक भी ना लिखा होगा हमने। हाँ, बीच में साक्षरता में श्रीमती जी जुड़ी थी साक्षरता मिशन से, तो वहाँ जाती थी, तो वो कह दिया करती थी कि अच्छा भाई इस पे थोड़ा सा बना दीजिए। तो कुछ गीत साक्षरता के लिखे थे, पर ज़्यादा संघर्ष के गीत ही ज़्यादा रहे। इसी तरह के संघर्ष के अब जो सुनते थे वही लिखते थे। तो ये यहाँ पे हुआ, टिमटिम के साथ भी इस तरह हुआ कि असल में गीत हमारे इस तरह हैं कि ज़रूरत के हिसाब से होता है। जैसे मिस्त्री ना होता कि कोई चीज़ बनाएगा जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से बनाएगा। तो पहले भी यही रहा है कि भावना के लिए हमने लिखा था जब कक्षा 2 में थी गुड्डन, तो इसको 15 अगस्त को वहाँ गीत गाने के लिए कहा गया था। इसने कहा था कि किताब बाजार से ले आइएगा, शाम को हम भूल गए लाना। अब ये खूब रोई, तो फिर रात को इनको एक गीत लिख के दिया, बताओ कैसा न्याय का, तो उस पर इनको इनाम मिल गया। तो इसी तरह हमारा जो गीत लिखना होता, ज़रूरत जब बहुत पड़ती थी तभी गीत होते थे। तो यहाँ इंदौर में भी हुआ कि अब टिमटिम के साथ हम घूमते रहते थे। उसकी वजह से उसको देखा था हमने कि वो टीवी बहुत देख रही है, मोबाइल बहुत देख रही है, तो उसको बचाना चाहते थे। आँख नीच रही है, आंसू आ रहे हैं, तो हम उसको लेके एक गली दूसरी गली करीब करीब घंटों घुमाते रहते थे। तो उस समय जो उनको मोबाइल से कविता थी, मछली जल की रानी है, ये गाती रहती थी, सुनाती रहती थी। अब कितनी देर तक सुनाएगी, बार बार वही। तो छोटी छोटी तुकबंदी हमने इनको शुरू किया जो इनको याद हो जाए कि तोता तोता आ जाओ, दूध भात तुम खा जाओ, टिमटिम को भी ले जाओ, सैर सपाटा करवाओ, ये उसको याद हो जाए। फिर रेल बोली छुक छुक छुक, टिमटिम बोली रुक रुक, इस तरह की कविताओं से शुरुआत हुई छोटी। फिर धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो थोड़ा सा और बड़ी बड़ी 6 लाइन 8 लाइन 10 लाइन की कविता होने लगी। और फिर ये एक तरह से होता ना कि जैसे गंगा नदी भी अगर वहाँ से निकली तो बहुत पतली धारा रही है, और धीरे 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 वो धारा बढ़ती गई। और अब खुद पे आश्चर्य होता है कि अरे हमने इतने लिख दिए, इतने बाल गीत लिख दिए, आश्चर्य होता है। अब फिर टिमटिम जब और बड़ी हुई तो यहाँ कॉलोनी में सुना सुना के वो अपना इनाम लेने लगे, तो उनको भी और चस्का बढ़ा, फिर उधर से डिमांड हो और लिखिए और लिखिए। अब कान्हा आ गए हैं तो ये चलता रहा। तो अब जो जिस परिवेश में है, बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने का तो इन्हीं के साथ हमको मिला, नातियों के साथ। अपने बच्चों के साथ तो मौके नहीं थे, ज़्यादा बाहर रहते थे, आते भी थे तो वहाँ बैठ जाएं। स्टेशनरी की दुकान थी दाल रोटी के लिए, तो सुबह 8 बजे हम निकल जाते थे, जब शायद सोते रहते थे। उसके बाद में जब हम आए 1-2 बजे तो ये स्कूल में रहें, उसके बाद ये जब स्कूल आते हैं तो हम फिर दुकान पहुँच गए, और आते हैं रात को 10-11 बजे। तो बच्चों का तो बचपना हमको मिला ही नहीं देखने का अपने। तो ये यहाँ पे थोक में अब जब मिला तो उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ ये सारी कविताएं यहीं लिखी गई हैं, बाल गीत।
एक सवाल है, वो नीरज भैया पूछ रहे हैं कि मैंने सुना है कि आपके गीत पूरे सिंगरौली के गांव-गांव में गूंजते रहते थे, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता था जब आपके ही गीत दूसरे लोग गा रहे हैं और आप उनको सुन रहे होते थे? देखो भाई, हम भी इंसान हैं नीरज भाई, है ना कि निज कवित्व के ही लाग न नीक। अब हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, अच्छा क्यों ना लगे भाई, अच्छा ही लगता था। और यही नहीं, जब हम और सम्मेलनों में जाते थे जहाँ पे दूसरे संगठन के, दूसरे इलाके से लोग आते थे, खासकर ये गीत तो वहाँ तक पहुँचे पूरी उत्तर प्रदेश में। और इंडिया सोशल फोरम में जब गए थे तो बड़ा अच्छा लगा कि एक गीत वहाँ पे हम सब साथियों ने गाया, वहीं पे खड़े होके तमिल में वहीं पे अनुवाद करके एक साथी ने सुना दिया। हम मेहनत कश मिल, हाँ, हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बसाएंगे, वहीं खड़े खड़े गा दिया। वर्ल्ड सोशल फोरम में गए, वहाँ और दूर दूर से लोग थे, तो ये गीत बड़ी दूर दूर तक फैले। वो गा सकते हैं 2 बार। हाँ, शुरू करते हैं इसको, 2 लाइन नाम डालना। याद है? हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बनाएंगे, हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बनाएंगे, 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 नई दुनिया बनाएंगे। हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बनाएंगे, हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बनाएंगे। जहाँ कोई न भूखा हो, बेकार न हो कोई, जहाँ कोई न भूखा हो, बेकार न हो कोई, आबाद हो हर गुलशन, उजड़े न चमन कोई, उजड़े न चमन कोई, उजड़े न चमन कोई। हम मेहनत कश मिल के सपना सच करके ये, सपना सच करके ये दुनिया को दिखाएंगे। हम मेहनत कश मिल के नई दुनिया बनाएंगे। बाबूलाल कुंदेर जी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको अवसर मिला। वो जो धूल हटने वाली बात नहीं तो, या तो बिल्कुल राख पड़ गई। आलोक शुक्ला जी को गीत बहुत अच्छा। हाँ, आलोक शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भूल भी गए हम, कि गीत भी सब भूलते जा रहे हैं। हाँ, और तो अब ये बार बार दोहराव ही होगा कि मैं ये कहूँ कि हाँ, किस तरह से ये कला मुलायम करती है दिल को, किस तरह से ये एक तरह से पिघलाती है और समाज के अनुकूल बनाती है, ये कला ही है। इससे अच्छी मेडिसिन भाई हमारी जानकारी में तो नहीं है, विशेषज्ञ लोग खोज के बताएं तो अलग बात है, कोई इंजेक्शन विक्शन बना लो, लेकिन हमारी जानकारी में सबसे बेहतरीन मेडिसिन कला ही है। और इसके लिए जो भी लगे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आर्ट ऑन क्लिक को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई लगा कि हम फिर से सिंगरौली पहुँच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।